बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वारसत पिछली सदी के शुरू में हिंदुस्तान के एक मुसलमान नवाब तुर्की के दौरे पर गए। ये इस्तांबुल शहर में घूम रहे थे कि उनकी नजर एक फकीर पर पड़ी। फकीर कशकोल लेकर बाजार में घूम रहा था और लोग उसमें सिक्के डाल रहे थे। नवाब साहब ने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला और ये नोट फकीर के कशकोल में डाल दिया। वो सस्ता जमाना था, उस दौर में 2 रुपए में 1 मन आटा मिल जाता था और 1 रुपए में 1 सेर देसी घी। फकीर ने 10 रुपए का नोट देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भीख थी। उसने आयसी से पूछा, जनाब आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? नवाब साहब ने फखर से जवाब दिया, हम हिंदुस्तान के नवाब हैं। फकीर ने 10 रुपए का नोट फौरन नवाब साहब को वापस कर दिया। नवाब साहब को इस बेइज्जती पर गुस्सा आ गया और उन्होंने फकीर को ठीक ठाक सुना दी। फकीर ने अर्ज किया, जनाब आप एक गुलाम मुल्क के नवाब हैं और मैं एक आजाद कौम का फकीर हूं। मैं समझता हूं आजाद मुल्क के फकीर को किसी गुलाम मुल्क के नवाब की भीख नहीं लेनी चाहिए। फकीर बोला, नवाब साहब माफ कीजिएगा, आजाद मुल्क का फकीर गुलाम मुल्क के नवाब से 1000 दर्जे अमीर होता है, क्योंकि फकीरी के बावजूद उसका कोई आका नहीं होता। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। वारसात इस तुर्क फकीर की बात सोने में लिखने के काबिल थी, क्योंकि आजादी वो नेमत होती है जो आपके फकीरों को भी गुलाम कौमों के नवाबों की भीख को ठुकराने का हौसला देती है। हमारे बुजुर्गों ने 1947 में हमें अंग्रेजों और हिंदुओं के शिकंजे से आजादी दिलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से हम आजाद होने के बावजूद आजादी के असल जायके से महरूम रहे। और आज यूं महसूस होता है कि हम 1946 के मुकाबले में गैरों के कहीं ज्यादा गुलाम हैं, क्योंकि 1947 तक सिर्फ अंग्रेज हमारा आका था, जबकि आज अफगानिस्तान से लेकर अर्जेंटाइन तक दुनिया का हर मुल्क हमें आंखें दिखाता है और हम गुलामों की तरह उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। हमारी गुलामी की हालत है कि हमने चंद डॉलर्स के एवज खुद को ज़हनी, सियासी और सफारती लिहाज से अमेरिका का गुलाम तस्लीम कर लिया है और अमेरिका भी हमें अब अपना मातहत समझ बैठा है। आप हमारी कमजोरी का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में 4 मई को अमेरिका ही का शहरी फैसल शहजाद टाइम्स स्क्वायर में बारूद रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने फौरन पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया और हमने गुलामों की तरह चंद लम्हों में अपनी सफाई देना शुरू कर दी। आप हमारी कमजोरी का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने कल पाकिस्तान को सीधी धमकी दे दी कि अगर मुस्तकबिल में टाइम्स स्क्वायर जैसा वाकया पेश आया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जबकि नायब वजीर खारजा रॉबर्ट ब्लैक ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान पंजाब से दहशतगर्दों के अड्डे खत्म करे। यह भी मालूम हुआ है कि अमेरिका की फौजी क्यादत पाकिस्तान की अस्करी क्यादत को शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन पर मजबूर कर रही है। यहां पर सवाल पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान ही को ऐसी धमकियां क्यों दी जाती हैं? अमेरिका ने उसामा बिन लादेन और 9/11 में मुलव्वस 19 अरब नौजवानों की वजह से आज तक सऊदी अरब को संगीन नताइज की धमकी क्यों नहीं दी, और उसने आज तक ईरान और शमाली कोरिया को धमकाने की गलती क्यों नहीं की? फिर आखिर पाकिस्तान ही क्यों? सिर्फ एक आधी ईमेल, टेलीफोन कॉल और फैसल शहजाद जैसे नौजवानों के बयान पर तालिबान पाकिस्तानी गालबान क्यों हो जाते हैं? और कहीं हम चंद डॉलरों के एवज अमेरिका की गुलामी में तो नहीं चले गए? खासत पाकिस्तान को धमकियां क्यों दी जा रही हैं? कहीं हम बैगर्स होने की वजह से पूरी दुनिया से जूते तो नहीं खा रहे? कहीं हमने खुद को अमेरिका का गुलाम तो नहीं समझ लिया? अमेरिका कहीं फैसल शहजाद के नाम पर हमसे शमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन तो नहीं करवाना चाहता? हमें अमेरिका के दबाव से निकलने के लिए क्या करना चाहिए और हमें अपनी इज्जत नफ्स की बहाली के लिए क्या करना चाहिए? ये हमारा आज का मौजू है और हम चंद लम्हों में मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नया टैंक बनाए 25% ज्यादा।
مہمانوں کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوابزادہ ملک اماد خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور خارجہ امور کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق, اور آج سینٹ میں انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر اسی نقطے پر بات کی ہے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. ہمارے تیسرے مہمان ہیں گوہر ایوب صاحب, پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق اور سابق وزیر خارجہ. گوہر ایوب صاحب, آپ تو اتنے عرصہ آپ نے ڈپلومیسی میں بھی گزارا, پھر آپ فارن منسٹر بھی رہے, بے شمار لوگوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, دیکھا, لوگوں کے بیانات سنے. یہ جو ہلری کلنٹن نے بیان دیا ہے, آپ اس کو دھمکی سمجھتے ہیں یا اس کو سفارتکاری سمجھتے ہیں یا اس کو درخواست سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہلری کلنٹن کو یہ بیان اس طرح کھلا دینا نہیں چاہیے تھا. ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں جس کے اندر گفتگو کی جاتی ہے. یہ جو ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہو جاتی ہے, ایک دھمکی کی طرف چلی جاتی ہے. ایک کہنا کہ اس طرح کے پھر کوئی واقعات ہوئے جس طرح ٹائم سکوائر میں ہوا تو ہم ذمہ وار ٹھہرائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو قصہ ہوا ہے وہاں ٹائم سکوائر میں, کون تھا وہاں؟ وہ امریکن شہری تھا, پاکستانی تو نہیں. یہاں اگر امریکن ویزا لینے کے لیے جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. اتنی اس کو آپ شجرے دینے پڑتے ہیں, اپنی جائیداد کے تمام ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں. اس وقت دیکھ لیتے اس کا کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, کھوج نکالتے. پھر سٹیزن شپ اس کو وہاں کا شہری بنایا, اس میں بھی کافی تکلیف ہوتی ہے لینے کے لیے, وہ بھی بن گیا, وہاں آباد ہے, پاسپورٹ دے